एक शाम को माँ मजदूरी करके घर वापस लौटती है और उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी। जैसे वो घर के अंदर घुसती है तो उसका बेटा जो भी 12वीं क्लास में पढ़ा करता था वो अपनी माँ के चेहरे को देखते ही समझ जाता है। उसके बाद वह उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन पहले तो माँ बहाना बनाती है पर बाद में सब कुछ अपने बेटे को रो रो कर बता देती है। उस बात को सुनने के बाद उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और कहता है कि माँ मैं अभी जा रहा हूँ और अभी मैं उसे सबक सिखा कर आऊँगा। लेकिन उसकी माँ उसको रोक लेती है और कहती है कि बेटा जो उसने कहा है तुझे वो काम करके दिखाना है और उसके बाद ही हम उसके पास चलेंगे। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है थोड़ा सा शांत होता है और एक डायरी में उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस लिख देता है जिसने उसकी माँ को उदास किया था। क्या कारण था जिस वजह से वह माँ उदास थी और क्या होगा इस कहानी में इससे आगे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक शहर के अंदर दो माँ बेटे रहा करते हैं। बेटा अभी स्कूल में पढ़ रहा है और माँ मजदूरी किया करती है अपने घर का भरण पोषण करने के लिए। माँ का नाम है किरण। किरण के पति की मौत कुछ दिन पहले हो चुकी है बीमारी के चलते, और उसी बीमारी के चलते इनके पास जो घर था रहने के लिए उस घर को बेचकर भी उनकी बीमारी में पैसे लगा चुके थे। यानी कि अब ये लोग किराए के मकान में रहा करते हैं। माँ मजदूरी किया करती है और बेटा पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाया करता है। समय बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। पैसे तो नहीं थे लेकिन खुशियाँ बहुत थी दोनों माँ बेटे के बीच में। माँ अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखा करती, उसे पढ़ने के लिए भेजा करती और कहा करती कि बेटा तू अच्छी तरह से पढ़ाई कर ताकि हमारे दिन अच्छे से व्यतीत होने लगे। जहां पर माँ काम किया करती थी वो ठेकेदार बहुत ही अच्छा था और वह अच्छी तरह से उनको सैलरी दिया करता और अच्छे से अपने लेबर का ख्याल रखा करता। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक दिन अचानक से उस ठेकेदार की मौत हो जाती है और इसके बाद लेबर को किसी दूसरे ठेकेदार को ढूंढना पड़ता है। अब उसके साथ जो महिलाएं काम किया करती थी वो उसे अपने साथ लेकर किसी दूसरे ठेकेदार के पास चली जाती हैं और वहां पर रहकर अब जो किरण है वो मजदूरी का काम किया करती है और अपने घर का भरण पोषण किया करती है। लेकिन जो दूसरा ठेकेदार था वो पहले ठेकेदार के बिल्कुल विपरीत था। वह बेवजह ही वर्करों के पैसे काट लिया करता और जब कोई उससे कुछ कहा करता तो उल्टा उन पे फटकार लगा दिया करता। इसी तरह से वह किरण के पैसे भी काटा करता है। अब स्टार्टिंग में तो किरण चुपचाप रहती है लेकिन धीरे धीरे करके किरण से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वैसे ही उसका घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब से इस ठेकेदार ने पैसे काटने चालू किए थे तो उसके बाद उसे एक टाइम भूखा रहना पड़ता था। इसके बाद एक दिन जो किरण है वो ठेकेदार से कहने लगती है कि साहब आप हमारे पैसे मत काटा करो, जो मेरा बेटा है वो पढ़ाई लिखाई किया करता है, अगर आप हमें पूरे पैसे नहीं दोगे तो उसकी पढ़ाई लिखाई पर इस चीज का फर्क आ जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो ठेकेदार है उल्टा किरण को ही डांटने लगता है। कहता है कि तुम लोग अच्छे से काम नहीं करते, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं भला तुम्हारा पैसा क्यों काटूंगा। जबकि दोस्तों जो किरण थी वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती, लेकिन इसके बावजूद भी जो ठेकेदार है वो बेमतलब की उन लोगों के पैसे काट लिया करता और काम ना मिलने की वजह से वो लोग वहीं पर काम करते रहते हैं। काम करते हुए उन्हें 1-2 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन अब आलम ऐसा हो गया था कि किरण जो भी मजदूरी किया करती थी उसका आधा पैसा ही ठेकेदार उसको दिया करता था। जबकि किरण बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती है और इसके बाद वह वर्करों से कहने लगती है कि ठेकेदार इस तरह से करेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए और सभी लोग मिलकर ठेकेदार से इस बारे में बात करेंगे। अब जो वर्कर होते हैं उनमें से कुछ तो पहले मना कर देते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद जैसे ठेकेदार वहां पर आता है तो किरण सभी महिलाओं को लेकर ठेकेदार के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है जो तुम हमारे पैसे काट लेते हो, इस तरह से काम नहीं चलेगा और तुम्हें हमारी पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। अब इस बात को सुनकर ठेकेदार गर्म हो जाता है और किरण को काम से निकालने की धमकी देने लगता है। अब यह धमकी जब और महिलाएं सुनती हैं जो किरण के साथ खड़ी हुई थी तो वो अपने पैर पीछे की तरफ हटा लेती हैं और सोचती हैं कि अगर इसने काम देने से बंद कर दिया तो हम लोग कहां जाएंगे, अगर हमने एक दिन भी काम नहीं किया तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। अब किरण सामने अकेली रह गई थी तो इस बात को देखकर जो ठेकेदार होता है उसके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं और वह किरण से बुरी भली बातें कहने लगता है। कहता है कि तुम तो कामचोर हो और तुम इसी तरह से पैसे कमाना चाहते हो, ऐसे यहां पर पैसे नहीं मिलने वाले, अगर तुम अच्छे से काम करोगी तो ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब यह बात किरण से सहन नहीं होती है, वह भी ठेकेदार से उल्टी लड़ाई करने लगती है और कहती है कि ये बताओ हमने कब काम नहीं किया, हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया करते हैं और तुम बेमतलब की हमारे पैसे काटा करते हो, इससे तुम्हारा भला नहीं होगा। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा। अब इस बात को सुनकर ठेकेदार और भी गर्म हो जाता है और किरण को वहां से जाने के लिए अभी के अभी कह देता है।
तो उसके बाद किरण कहती है कि ठीक है, अब तक तुमने मेरे जितने भी पैसे काटे हैं उन पैसों को दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस बात को सुनने के बाद जो ठेकेदार है वो साफ साफ मना कर देता है। तो जो किरण होती है उसे इस बात का बड़ा ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो कल मैं अपने बेटे को लाऊंगी और फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। अब इस बात को सुनकर ठेकेदार हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा कोई कहीं का कलेक्टर है जो तुम ऐसा रौब दिखा रही हो। एक मजदूर का बेटा मजदूर ही होगा और एक मजदूर मेरा क्या कर सकता है। इस बात को कहकर ठेकेदार ने किरण को वहां से भगा दिया था और किरण मायूसी का चेहरा लेकर अपने घर पर चली जाती है। अब जैसे ही माँ घर पर पहुंची थी मायूस चेहरा लेकर, तो इस बात को देखकर बेटा एकदम से समझ जाता है कि माँ के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है जिस वजह से इनका चेहरा उदास है। उसके बाद वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही है। तो उसके बाद पहले तो माँ बहाना बनाती है, कहती है कि बेटा मेरी तबीयत खराब है, इसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तो वह फोर्स करता है और कहता है कि माँ, मैंने जब से जन्म लिया है, जब से मैं आपको देख रहा हूँ और मैंने आज तक आपका ऐसा चेहरा बीमारी में भी नहीं देखा है। तो कौन सी बात है, आप मुझे बता सकती हो, आखिर क्या हुआ है आपके साथ। अब इस बात को सुनकर जो माँ होती है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि माँ मन के अंदर ये सोच रही थी कि अगर मैं अपने बेटे को वहां पर ले जाऊंगी और उस ठेकेदार ने इसको कुछ कर दिया तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी। इसी बात को सोचकर किरण अपने बेटे को नहीं बता रही थी, लेकिन जैसे उसके आंसू टपकते हैं तो उसी के साथ साथ वह रोते हुए अपने बेटे को अपनी पूरी बात बता देती है। कहती है कि बेटा, एक ठेकेदार मिला था और उसने कहा था कि तेरा बेटा कहीं का कोई कलेक्टर है क्या जो तू उसे बुलाने की बात कर रही है। अब इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वो एकदम से आग बबूला हो जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ चलो मेरे साथ, अभी के अभी उस ठेकेदार के पास जाएंगे और उसे बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इस बात को सुनकर जो माँ है एकदम से अपने बेटे को रोकती है और कहती है कि बेटा मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी क्योंकि तुझे ये बातें पता चलेंगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा और तू कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरी तरह मजदूर बने। अगर तूने ऐसा कुछ कर दिया तो फिर तुम्हें मजदूर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये जो कलेक्टर होता है ये बनकर दिखाना है। उसके बाद जो बेटा होता है वो कहता है कि ठीक है माँ, अगर ऐसी ही बात है तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगा और उसके बाद उस ठेकेदार से मिलने चलेंगे। ऐसा कहकर बेटा वहीं पर टेबल पर रखी हुई एक डायरी उठाता है और उस डायरी के अंदर उस ठेकेदार का नाम और उसका एड्रेस अपनी माँ से पूछकर लिखने लगता है। तो माँ कहती है कि बेटा इसे क्यों लिख रहा है। तो वो कहता है कि माँ, कलेक्टर बनने में काफी समय लगता है तो मैं चाहता हूं कि इस बात को मैं ना भूलूं, तो इसी वजह से मैं इस डायरी में लिख रहा हूं। इसके बाद माँ उससे पूछने लगती है कि बेटा वैसे ये कलेक्टर होता क्या है। तो उसके बाद बेटा कहता है कि माँ, कलेक्टर एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है और कलेक्टर बनने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। बस तुम मेरा पढ़ाई में साथ दे देना, बाकी कलेक्टर बनना मेरी जिम्मेवारी है। इसके बाद माँ उससे कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी और तुम्हें कलेक्टर ही बनना है। उसके बाद ही हम उस ठेकेदार के पास जाएंगे और उसे दिखाऊंगी मैं कि मेरा बेटा कलेक्टर बन चुका है और अब ये तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। इसके बाद माँ मजदूरी किया करती और अपने बेटे को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजा करती। कुछ दिनों में उसकी 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है और 12वीं क्लास कंप्लीट होने के बाद वह ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है। अब वह ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी भी करता है क्योंकि उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना है और धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। इधर जो उसकी माँ है किरण, वह जहां पर भी मजदूरी करने के लिए जाया करती और उनमें से अगर कोई भी व्यक्ति उसे मिल जाया करता जिनके सामने उस ठेकेदार ने उसकी बेइज्जती की थी तो उनको बताया करती कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा और कलेक्टर बनने के बाद उस ठेकेदार से बदला लेगा। इस बात को सुनने के बाद उसके जो मजदूर साथी थे वो कभी कभी उस पर हंसने लगा करते हैं और कुछ लोगों को उस पर तरस आया करता है। सोचते हैं कि इसका बेटा कलेक्टर कैसे बन सकता है, वो तो बड़ी मेहनत से बना जाता है। इधर जो उसका बेटा था अमन, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक शाम वो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, अब मेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई है और अब मुझे कलेक्टर बनने के लिए कोचिंग करनी होगी। इसके बाद माँ पूछने लगती है कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारी कोचिंग में कितना खर्चा आएगा। तो अमन अपनी माँ को बताता है कि माँ, कोचिंग करने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा और वहां पर रहने का और पढ़ाई का खर्चा आएगा, तो कुछ पैसे तो मैं वहीं से कमा लिया करूंगा लेकिन कुछ पैसे तुम्हें अपनी तरफ से मुझे भेजने पड़ेंगे। इसके बाद माँ साहस बंधाती है अपने बेटे का और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू बेशक से चला जा और वहां पर जाकर मेहनत कर। उसकी माँ एक पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लेती है और उन पैसों को उसको दे देती है और कहती है कि बेटा मन लगाकर पढ़ाई करना और तुम्हें रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैं चाहे जैसे भी पैसों का इंतजाम करूं मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। अब बेटा दिल्ली चला गया था कोचिंग करने के लिए और माँ यहाँ पर रहकर मजदूरी किया करती है। कुछ पैसा बेटा भी वहां से कमाया करता है और उन
उन सभी पैसों से कोचिंग किया करता है। मेहनत करते हुए उस लड़के को 1 साल बीत जाता है, लेकिन इस 1 साल के अंदर उस लड़के ने वो कारनामा कर दिखाया था जिस कारनामे के वो कभी सपने लिया करते थे। वह एक कलेक्टर बन चुका था। अब जैसे वो कलेक्टर बनता है तो उसके बाद अपनी माँ के पास फोन करता है और कहता है कि माँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ और मैं कल वहां पर आ रहा हूँ। उस बात को सुनकर उसकी माँ खुशी से झूम उठती है और सुबह सुबह जो बेटा होता है वह अपने घर के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे चलते हुए उसे शाम हो गई थी और शाम के समय तक वह अपने उस घर पर पहुंच गया था जहां पर उसकी मां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब यह बात जब आस पड़ोस के लोगों को पता चलती है कि वह लड़का कलेक्टर बन गया है तो कुछ लोग और उसके स्वागत में खड़े हो जाते हैं और जैसे ही कलेक्टर साहब वहां पर आते हैं तो उसका धूमधाम से स्वागत किया जाता है। और सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि इसकी मां मजदूरी करती है लेकिन फिर भी इस लड़के ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपने मुकाम को हासिल कर लिया। बेटा मां के पास पहुंचता है और मां जैसे अपने बेटे को देखती है 1 साल बाद तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा झट से आकर अपनी मां को गले लगा लेता है और कहता है कि मां, आज से तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। आज से तुम्हें ना तो मजदूरी करनी होगी और ना ही तुम्हें परेशान रहने की जरूरत है। इसके बाद जो बेटा होता है कुछ दिन वहीं पर बिताता है अपनी माँ के साथ और इन्हीं दिनों के दौरान वह एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब चलें उस ठेकेदार के पास जिसने तुमसे कहा था कि नहीं तेरा बेटा कोई कलेक्टर है, अब मैं उससे तुम्हारी मजदूरी लेकर रहूंगा। इसके बाद उसकी माँ कहती है, बेटा वो बात तो ठीक है लेकिन तेरे पास ना तो सरकारी गाड़ी है और ना ही तेरे पास कोई ड्राइवर है और ना ही तेरे पास कोई सिक्योरिटी गार्ड है। तू तो कहा करता था कि जब कलेक्टर बन जाऊंगा तो मुझे सरकारी गाड़ी मिलेगी, सरकारी घर मिलेगा और साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड भी मिलेगा। इसके बाद वो बेटा कहता है कि माँ, उसको मिलने में तो अभी काफी समय है, इसके बाद लगभग 2 साल तक मुझे ट्रेनिंग करनी होगी और ट्रेनिंग करने के बाद ही ये सब कुछ मुझे मिल पाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तू ट्रेनिंग कर ले और ट्रेनिंग करने के बाद ही हम उसके पास चलेंगे। तो फिर जो बेटा होता है वो ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। अब 2 साल तक जब वो ट्रेनिंग करता है तो उसे कुछ वेतन मिला करता है। उस वेतन को अपनी माँ के पास भेज दिया करता और माँ से कह दिया था कि माँ, अब तुम्हें कहीं पर भी मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, अपने घर के अंदर आराम से रहो और जिंदगी को अच्छे तरीके से बिताओ। माँ भी इस बात को देख देख कर बड़ी खुश होती है कि मेरे बेटे ने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए और ना ही अब मुझे कहीं भी मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। अब जैसे ही बेटे की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद उसकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है और वहां पर उसे सरकारी आवास भी मिला था और सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी के साथ ड्राइवर भी मिल गया था। तो उसके बाद एक दिन ड्यूटी के समय में वह अपनी सरकारी गाड़ी को लेकर अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ को अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। अब माँ जैसे देखती है कि बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बन गया है और वो सरकारी गाड़ी लेकर आया है और उसी में उसने मुझे बिठा लिया है, तो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और अपने बेटे के गले से लग जाती है। बेटा घर के अंदर से उस डायरी को भी लेकर आया था जिस डायरी के अंदर उसने ठेकेदार का नंबर और नाम लिखा था। इसके बाद दोनों माँ बेटे उस गाड़ी में बैठकर उस ठेकेदार के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद सबसे पहले तो माँ उतरती है और माँ के पीछे पीछे बेटा उतर गया था। उतरने के बाद माँ उस घर के दरवाजे पर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। अब दरवाजा जैसे ही खटखटाती है तो अंदर से एक महिला दरवाजा खोलती है और पूछती है कि तुम्हें किससे मिलना है। तो उसके बाद जो माँ होती है उस ठेकेदार का नाम लेती है और कहती है कि मुझे उससे मिलना है। तो जो महिला घर के अंदर थी वो एक दूसरी जगह की तरफ इशारा कर देती है जहां पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और बहुत ही बुरी हालत में वो दिखाई दे रहा था। कहती है कि अगर आपको उससे मिलना है तो वो वहां पर पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर उससे मिल लो। इसके बाद दोनों माँ बेटे उस कमरे की तरफ जाते हैं और वहां जाकर उस कमरे के अंदर जैसे देखते हैं उस ठेकेदार को तो एकदम से उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो ठेकेदार था वह बिस्तर में पड़ा हुआ था और बहुत ही ज्यादा बीमार प्रतीत हो रहा था। देखने से लग रहा था कि ये 1-2 दिन का मेहमान है। अब ये सब कुछ देखने के बाद जो माँ होती है किरण, वो इस बात को देखकर बड़ी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि इसकी तो अभी इतनी उम्र भी नहीं है जिस तरह से दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद किरण उसके पास जाती है और कहती है कि ठेकेदार साहब, आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई। अब जो ठेकेदार साहब है वो उसकी तरफ देखते और देखने के बाद पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आई हो। तो वह बताती है कि मेरा नाम किरण है और मैं वही किरण हूँ जिसको तुमने बेइज्जत किया था और कहा था कि तुम्हारा बेटा कहीं का कोई कलेक्टर है क्या जो मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। तो ये रहा मेरा बेटा और आज एक कलेक्टर है और आज इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब इस बात को सुनकर जो वह ठेकेदार था उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो जैसे तैसे अपने बिस्तर से खड़ा होता है और कलेक्टर साहब की माँ के पैरों को पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। रोता हुआ कहता है कि बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो
हो गई। उस टाइम पर मैंने नहीं सोचा कि गरीबों का हक खाने का नतीजा क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे इस चीज की सजा यहीं पर दे दी है। छोटी सी उम्र में मुझे ढेर सारे रोग लग गए हैं और इन रोगों के कारण मेरे बेटा बहू ने मुझे इस जगह पर छोड़ दिया है जहां पर मैं अकेला रहा करता हूं और ऊपर वाले से दुआ किया करता हूं कि ऊपर वाले अब इस जिंदगी से मुझे बहुत ही कष्ट मिल रहा है, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। और ऐसा कहते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। अब इस बात को सुनकर जो कलेक्टर साहब की माँ थी वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है और उसे ठेकेदार पर तरस आने लगता है, क्योंकि उसकी कंडीशन वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी और उसे देखकर वो माँ भी थोड़ी सी भावुक हो गई थी। इस बात को सुनने के बाद कलेक्टर साहब भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो हालत उस ठेकेदार की थी वो ऊपर वाला किसी की भी ना करे। बहुत ही बुरी कंडीशन में वो पड़े हुए थे। तो वह कहते हैं कि कोई बात नहीं बाबा, आपको ऊपर वाले ने सजा दे दी है तो हमें आपको सजा देने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर साहब की माँ भी यही बात कहती है कि हाँ बेटा तू सही कह रहा है, अब इसको सजा ही क्या दे। इसके बाद कलेक्टर साहब की माँ अपने बेटे को लेकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर होती है तो एकदम से उसके दिमाग में कुछ बात आती है और वह वापस आती है। वापस आने के बाद कहती है कि देखिए ठेकेदार साहब, एक तरह से देखा जाए तो आपने हमारे साथ अच्छा ही किया है। अगर आप उस दिन मेरी बेइज्जती ना करते तो शायद आज मेरा बेटा कलेक्टर नहीं हो पाता। तो हम तुम्हारे बेटे बहू से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तुम्हें अगर किसी चीज की कोई जरूरत हो तो तुम हमें बता सकते हो। इस बात को सुनने के बाद जो ठेकेदार है एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगता है और कलेक्टर साहब की माँ के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि बहन जी, मैं इस लायक नहीं हूं जिस लायक आप मुझे समझ रही हो। मैं बहुत बुरा इंसान हूं और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, ताकि ऊपर वाला इन सभी चीजों का मुझसे बदला ले सके जो कुछ भी गलत मैंने किया था। आप तो मुझ पर केवल इतना एहसान कर दो कि जो कुछ भी मैंने आपके साथ किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़कर वह फूट फूट कर रोने लगता है। तो जो कलेक्टर साहब की माँ है उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है कि ठीक है ठेकेदार साहब, हमने आपको माफ किया, आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। उसके बाद दोनों माँ बेटे उसी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से वापस आने लगते हैं। रास्ते में कलेक्टर साहब की माँ उस ठेकेदार के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते एकदम वो अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा तू ऐसा कर, इसकी थोड़ी सी मदद कर दे और इसको ठीक करा दे। भले इसने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन अब इसे इस बात का पश्चाताप है और इसके लिए यही सजा काफी है। इस बात को सुनकर उसका बेटा उससे कहता है कि ठीक है माँ, अगर आप ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही हो जाएगा। माँ बेटे दोनों घर जाते हैं और घर जाने के बाद जो बेटा होता है अपने घर का पूरा सामान एक टेम्पो में लोड कराता है और लोड कराने के बाद अपने उस सरकारी आवास पे चला जाता है जहां पर वो नौकरी किया करता था। अब कलेक्टर साहब ड्यूटी किया करते हैं, साथ में जो उनकी माँ है वो सरकारी आवास में अपने बेटे के साथ अच्छी तरह से रहा करती है। कलेक्टर साहब उस ठेकेदार का भी इलाज करवा देते हैं और इलाज करवाने के बाद वह ठेकेदार पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जिसकी माँ का अपमान एक ठेकेदार ने किया, तो उस ठेकेदार से बदला लेने के लिए बेटा कलेक्टर बन गया और वापस लौटकर जब देखा तो ये सब कुछ हुआ मिला। आप क्या कहना चाहते हो कलेक्टर साहब के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उनकी माँ के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।